मैं शिव कुमार मिश्रा, एसोसिएट प्रोफेसर हिस्ट्री, गवर्नमेंट कॉलेज शाहबाद। आज का हमारा टॉपिक है उत्तर वैदिक काल की सामाजिक स्थिति। इस टॉपिक के अंतर्गत हम देखेंगे कि उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था में क्या परिवर्तन आया, जाति व्यवस्था किस तरह स्थापित हुई, विभिन्न संस्कार किस तरह स्थापित हुए, कौन कौन से संस्कार इस समय स्थापित हुए, स्त्रियों की स्थिति कैसी थी, यानी सामाजिक जीवन के बारे में चर्चा करेंगे। हमें उत्तर वैदिक काल के सामाजिक जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त करने के प्रमुख स्रोत वेदों में सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद हैं। इसके अतिरिक्त ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषदों से भी हमें उस समय की सामाजिक जीवन या सामाजिक स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। उत्तर वैदिक काल के सामाजिक जीवन के बारे में बात करें तो इस समय 4 वर्ण थे: ब्राह्मण, क्षत्रिय या राजन्य, वैश्य और शूद्र। इस समय वर्ण व्यवस्था कर्म के स्थान पर जन्म पर आधारित हो गई। ऋग्वेदिक काल में वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित थी, किंतु उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था कर्म के स्थान पर जन्म पर आधारित हो गई। व्यवसाय जन्म पर आधारित हो गए। इस समय हमें ऐतरेय ब्राह्मण में चारों वर्णों के कर्मों का वर्णन भी मिलता है। हमें कई जातियों का उल्लेख मिलता है, जाति व्यवस्था स्थापित हुई, जैसे कुलाल, कुम्हार, करमार, लोहार, तक्षण या तक्षा बढ़ई, चर्माण, चर्मकार, वापनाई, भिषक, वैद्य आदि की जानकारी प्राप्त होती है। इस समय शूद्रों की स्थिति में गिरावट आई। उन्हें यज्ञोपवीत धारण करने पर रोक लगा दी गई। तैत्तिरीय ब्राह्मण में विभिन्न वर्ण के यज्ञोपवीत धारण करने का उल्लेख है। ब्राह्मण को सूत का, क्षत्रियों को सन का और वैश्य को ऊन का यज्ञोपवीत धारण करने का उल्लेख मिलता है। यदि हम सामाजिक जीवन में स्त्रियों की स्थिति की बात करें तो ऋग्वैदिक काल के तुलना में स्त्रियों की स्थिति में उत्तर वैदिक काल में गिरावट आई। उन्हें यज्ञोपवीत धारण करने का अधिकार नहीं था। यज्ञोपवीत धारण करने के अधिकार पर रोक के साथ साथ यज्ञ में भाग लेने पर भी उन पर कई प्रकार के प्रतिबंध लगा दिए गए। यदि स्त्रियों की राजनीतिक स्थिति या राजनीतिक जीवन में भाग लेने की बात करें तो समाज में जो स्त्रियों की गिरावट आई उसका परिणाम उसके राजनीतिक जीवन पर भी पड़ा। उन्हें सभा में भाग लेने पर रोक लगा दी गई, जबकि सभा नाम की राजनीतिक संस्था में वे ऋग्वैदिक काल में भाग लेती थी। हमें इस समय बहुत से कुप्रथाओं के प्रचलन की जानकारी प्राप्त होती है, जैसे बाल विवाह, बहु विवाह, पर्दा प्रथा आदि का प्रारंभ उत्तर वैदिक काल में हुआ। हमें मैत्रायणी संहिता से स्त्रियों की गिरती हुई स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। मैत्रायणी संहिता में स्त्री को पासे एवं सुरा के साथ ही तीसरी बुराई के रूप में गिनाया गया है, किंतु इस समय हमें स्त्रियों की अच्छी स्थिति की भी जानकारी प्राप्त होती है। शतपथ ब्राह्मण में स्त्रियों को अर्धांगिनी कहा गया है। इस समय की विद्वान स्त्रियों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, जिन्होंने विद्वान ऋषियों के साथ विचार विमर्श किया, उनके साथ संवाद किया, उनसे विवाद भी हुआ। जैसे इस समय की विद्वान स्त्रियों में प्रमुख रूप से गार्गी, मैत्रेयी और गंधर्व ग्रहिता प्रमुख थी। हमें बृहदारण्य उपनिषद में याज्ञवल्क्य ऋषि और गार्गी के संवाद का वर्णन मिलता है, जिसमें गार्गी की विद्वता का पता चलता है और वो अपनी विद्वता से याज्ञवल्क्य को नाराज कर देती है। शूद्रों और स्त्रियों की विद्वता की जानकारी हमें प्राप्त होती है, जैसे उपनिषद में सत्यकाम जाबाली नाम के एक बहुत प्रसिद्ध शूद्र विद्वान का उल्लेख मिलता है, और इसी प्रकार गार्गी, मैत्रेयी आदि विदुषी स्त्रियों की भी जानकारी हमें प्राप्त होती है। उत्तर वैदिक काल में गोत्र प्रथा का प्रारंभ हुआ। उत्तर वैदिक काल में आश्रम व्यवस्था स्थापित हुई। हमें 4 आश्रमों का उल्लेख मिलता है: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम की जानकारी प्राप्त होती है, किंतु वैदिक काल के प्रारंभ में चौथे आश्रम यानी संन्यास
आश्रम की स्पष्ट स्थापना नहीं हो पाई थी। चौथे आश्रम यानी संन्यास आश्रम की स्थापना उत्तर वैदिक काल के अंतिम समय यानी कि उपनिषद काल में प्रारंभ हुई मानी जाती है। हमें 3 आश्रमों यानी कि ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ आश्रम की जानकारी सर्वप्रथम छंदोग्य उपनिषद में मिलती है। चारों आश्रमों की जानकारी जबाला उपनिषद में मिलती है। जबाला उपनिषद में ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास चारों आश्रमों की जानकारी प्राप्त होती है। इस समय श्राद्ध प्रथा का प्रारंभ हुआ। 16 संस्कार प्रारंभ हुए। 16 संस्कारों में जो बालक के माँ के गर्भ में आने से लेकर मनुष्य की मृत्यु तक के संस्कार हैं, जो 16 संस्कार माने जाते हैं, उन संस्कारों का वर्णन हमें उत्तर वैदिक काल में मिलता है। जन्म के पहले पुंसवन संस्कार से लेकर हमें उपनयन संस्कार, विवाह संस्कार और जो मृत्यु संस्कार, अंत्येष्टि क्रिया है, तब तक के संस्कार के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। यह व्यवस्था उत्तर वैदिक काल में स्थापित हुई। हमें उत्तर वैदिक काल में पंच महायज्ञ का भी वर्णन मिलता है। सामाजिक जीवन में ये पंच महायज्ञ बहुत महत्वपूर्ण थे। इन 5 महायज्ञों में ब्रह्मयज्ञ, देवयज्ञ, पितृयज्ञ, भूतयज्ञ और मनुष्य यज्ञ, ये 5 महायज्ञ थे। यदि हम इन 5 महायज्ञों के बारे में संक्षिप्त चर्चा करें तो ब्रह्मयज्ञ या जिसे ऋषि यज्ञ भी कहते हैं, यह गुरु या ऋषि के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने वाला था, यानी पठन पाठन या प्राचीन ऋषि के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना। इसके बाद में देवयज्ञ, इसमें देवताओं की पूजा अर्चना थी। हवन के द्वारा देवताओं की पूजा अर्चना या उनके प्रति श्रद्धा व्यक्त करना। पितृयज्ञ में पितरों का तर्पण था, उन्हें कुछ चढ़ाया जाता था। जल और भोजन द्वारा पितरों का तर्पण करने के लिए पितृयज्ञ होता था। मनुष्य यज्ञ, जिसे नृयज्ञ भी कहते हैं, यह अतिथि संस्कार से संबंधित था। भूत यज्ञ, इसमें समस्त जीवों के, संसार के समस्त जीवों के, प्राणियों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की जाती थी, जैसे चींटियों, पक्षी आदि को भोजन देना। हमें 4 पुरुषार्थ की जानकारी उत्तर वैदिक काल में मिलती है। ये 4 पुरुषार्थ थे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। हमें उत्तर वैदिक काल में विवाह प्रथा के स्थापित होने की जानकारी प्राप्त होती है। विवाह प्रथा शुरू करने का श्रेय दीर्घतमा ऋषि को जाता है। ऐसा माना जाता है कि दीर्घतमा ऋषि ही विवाह प्रथा के प्रणेता थे। हमें अथर्ववेद में भी विवाह की जानकारी प्राप्त होती है। अथर्ववेद में स्वयंवर प्रथा का उल्लेख मिलता है, जो प्राचीन काल में बहुत प्रचलित थी। हमें जो इस समय विवाह की जानकारी प्राप्त होती है, 8 प्रकार के विवाह की जानकारी प्राप्त होती है। ये 8 प्रकार के विवाह थे: आर्ष विवाह, ब्रह्म विवाह, देव विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह, पिशाच विवाह, असुर विवाह, प्रजापति विवाह। इन 8 प्रकार के विवाहों में उत्तर वैदिक काल में 4 ही मान्य विवाह थे। 4 मान्य विवाह देव विवाह, ब्रह्म विवाह, आर्ष विवाह और प्रजापति विवाह थे। इन 8 प्रकार के विवाहों के बारे में संक्षिप्त चर्चा करें तो आर्ष विवाह में वर द्वारा कन्या के पिता को एक जोड़ी बैल दिया जाता था। देव विवाह में कन्या को यज्ञ करवाने वाले पुरोहित को देने की या उसके साथ विवाह करने की प्रथा थी। गंधर्व विवाह आजकल का प्रेम विवाह था। राक्षस विवाह में बलपूर्वक कन्या का अपहरण करके विवाह होता था। पिशाच विवाह छल के द्वारा कन्या के शरीर पर अधिकार करना या विवाह करने वाला था। असुर विवाह में धन लेकर कन्या का विवाह किया जाता था। प्रजापति विवाह में सहमति से विवाह होता था। जैसा मैंने बताया, इनमें 4 विवाह ही मान्य थे: ब्रह्म, देव, आर्ष और प्रजापति विवाह। हमें उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों और पुरुषों द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र और आभूषण के बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है। हमें इस समय जो प्रमुख रूप से आभूषण के बारे में जानकारी प्राप्त होती है वो थे निष्क, शतमान। ये 2 प्रमुख थे। इसमें निष्क सोने का सिक्का था, शतमान चांदी का सिक्का था। निष्क ऋग्वैदिक काल में
गले का हार था जो उत्तर वैदिक काल में सोने के सिक्के के रूप में जाना गया। हमें इस समय के मृद भांडों के बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है, मिट्टी के बर्तनों के बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है जो लोग दैनिक जीवन में उपयोग में लाते थे। इस समय हमें यानी उत्तर वैदिक काल में लाल मृदभांड के प्रचलन की जानकारी मिलती है। लाल मृदभांड सबसे अधिक प्रचलित था, किंतु एक विशेष बात यह है कि इस समय के विशिष्ट मृदभांड चित्रित धूसर मृदभांड थे।